सानेहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री के वक्त मेरी पोस्टिंग एसएसपी एवीसीसी कराची थी। उस वक्त हमारे एडिशनल आईजी इकबाल महमूद साहब थे। एडिशनल आईजी कराची ने हमारे डीआईजी मंजूर मुगल साहब के जिम्मे लगाया, आप फारूक अवान साहब और न्याज को लेकर प्लेस ऑफ इंसिडेंट पर जाएं और अपनी तरफ से एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके रिपोर्ट भी दें। और मंजूर मुगल साहब ने मेरे जिम्मे लगाया कि आप एसएचओ को बुलाकर एफआईआर ड्राफ्ट करें। सबके इल्म में है कि सानेहा बल्दिया फैक्ट्री भत्ता ना देने की वजह से हुआ और 266 अफराद को किस सफाकाना तरीके से दरवाजों को ताला लगाकर केमिकल की आग की नजर कर दिया गया। और 2012 में भी बल्दिया फैक्ट्री की आग 3 दिन तक जलती रही क्योंकि केमिकल से लगाई गई आग आसानी से बुझती नहीं। केस की तफ्तीश और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद ये बात भी सामने आई थी कि फैक्ट्री मालिकान से 200 करोड़ कैश, फैक्ट्री में 50% मालिकाना हुकूक और फैक्ट्री का अकाउंटेंट उनकी मर्जी का तैनात होगा की डिमांड की गई थी, जिस पर मालिकान राजी ना हुए। उसकी पादाश में फैक्ट्री को आग लगाई गई और आग के लिए एक ऐसे दिन का इंतखाब किया गया जिस दिन रेशमी कपड़े के 2 ट्रक उतरे हुए थे। 2 ट्रकों में से एक ट्रक का माल ऊपर की मंजिल पर पहुंच चुका था और दूसरे ट्रक का माल अभी ग्राउंड फ्लोर पर ऑफलोड हो रहा था। रेशमी कपड़े ने पेट्रोल से भी ज्यादा आग को भड़काने और बढ़ाने का काम किया, जिसके नतीजे में 266 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा वो जिंदा बच जाने वाले अफराद हैं जिनका निचला धड़ नहीं है और वो आग की नजर हो चुका है और अभी तक कसमपरसी और अपाची की जिंदगी गुजार रहे हैं। गुल प्लाजा सानेहा का मुमकिना ताल्लुक। गुल प्लाजा मालिकान का ताल्लुक घूम फिर कर किसी न किसी तरह जाकर बल्दिया फैक्ट्री से भत्ते की डिमांड और बाद में फैक्ट्री को आग लगाने वालों और उनके मास्टरमाइंड से जाकर मिलता है। गुल प्लाजा की इमारत में कुल 1200 दुकानें थीं। अगर एक दुकान का औसतन किराया 1 लाख रुपया माहाना लगाया जाए तो एक माह में 12 करोड़ की खतीर रकम का किराया बनता है। जब ग्राउंड प्लस 3 की इमारत में 1200 दुकानें बन सकती हैं तो ग्राउंड प्लस 11 या 12 की इमारत में कितनी दुकानें बनेंगी? और मुस्तकबिल में बनने वाली दुकानों से कम 50 करोड़ रुपए माहाना किराया लेने की प्लानिंग के बाद ही गुल प्लाजा को नजर आतिश करने का प्लान बनाया गया होगा। हादसों में ममासलत। बल्दिया फैक्ट्री में 2 शिफ्टों में काम होता था। पहले शिफ्ट के एंडिंग टाइम शाम 6:30 पर सारे दरवाजों को ताले लगाकर फैक्ट्री को आग लगाई गई थी। एंड उसी तरह गुल प्लाजा के एंडिंग टाइम रात 10:15 पर आग लगाई गई और डीआईजी साउथ असद रजा साहब का कहना था कि गुल प्लाजा के 16 गेट में से 13 गेट पर ताले लगे हुए थे। बल्दिया फैक्ट्री में रोजाना 1500 से 2000 अफराद काम करते थे। वाक़े वाले दिन पहली शिफ्ट में सिर्फ 800 अफराद मौजूद थे। फिर भी हलाकतें तकरीबन 370 हुईं। जब गिरफ्तार मुल्जिमान से पूछा गया कि यह रियायत क्यों दी गई तो उन्होंने बताया कि मास्टरमाइंड ने हिदायत की थी कि रहमदिली से काम लेते हुए शिफ्ट खत्म होने पर ज्यादातर कारकुनों को जाने दिया जाए ताकि हलाकतें कम हों। ठीक उसी तरह गुल प्लाजा में भी बंद होते वक्त आग लगाई गई ताकि अमवात कम हो। अगर 1200 दुकानों पर सिर्फ 2-2 अफराद भी काम कर रहे हों तो सिर्फ दुकानदारों और कारिंदों की तादाद ही 2400 होती है। गाहक और खरीदार अलग हजारों में होते हैं। अगर बल्दिया फैक्ट्री की तरह गुल प्लाजा की आग की भी मुनासिब और गैर जानिबदाराना तफ्तीश हुई और मुल्जिमान गिरफ्तार हुए तो ये बात ज़रूर सामने आएगी कि जानी नुकसान कम करने के लिए ही रात 10:15 बजे का वक्त चुना गया था ताकि एक तीर से 2 शिकार हो सकें। एक तरफ माली फ़ायदा हासिल किया जाए और दूसरी तरफ हलाकतों के ज़रिए तवज्जो भटकाई जा सके। ये वाक़या रात के किसी भी ऐसे वक्त हो सकता था जब इमारत बिल्कुल खाली होती है और जानी नुकसान 0 होता। लेकिन अगर जानी नुकसान 0 होता तो सूबे या कराची को वफाक के हवाले करने का वावेला कौन करता? अगर बदकिस्मती से कराची को अलग सूबा बना भी दिया गया तो उसके नताइज इंतहाई संगीन होंगे। ऐसे में लोग सोमालिया की मिसाल को भी भूल जाएंगे क्योंकि कराची खुद एक इंतहाई गैर मुस्तहकम और मुतनाज़ा खित्ता बन जाएगा। सूबे के क़याम के फौरन बाद ही अंदरूनी तकसीम की सियासत उभर आएगी। लियारी के बलोच मुतालबा करेंगे कि लियारी को अलग सूबा बनाया जाए।
سوراب گوٹ، کٹی پہاڑی اور شیریں جناح کالونی کے پٹھان اپنے لیے 3 الگ صوبوں کا مطالبہ کریں گے۔ اسی طرح جن علاقوں میں پنجابی اکثریت میں رہتے ہیں وہ بھی الگ صوبے کا مطالبہ کریں گے۔ یوں صوبہ بننے کا یہ عمل شہر کو مزید ٹکڑوں میں بانٹنے اور دائمی تنازعات کی بنیاد رکھنے کا کام کرے گا۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس ممکنہ صوبے کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ اگر یہ کراچی انہی طاقتوں کے حوالے کر دیا گیا جو کہ بھتہ خور ہیں، بوری بند لاشوں کے ذمہ دار ہیں، بلدیہ ٹاؤن فیکٹری جیسے سانحوں کے مجرم ہیں، 12 مئی 2007 کو 379 بے گناہ شہریوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والے ہیں، 300 سے زائد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کے قاتل اور لیاری کے گینگسٹر، یا سوراب گوٹ، کٹی پہاڑی اور شیریں جناح کے منشیات فروش، کیونکہ کراچی شہر کی آبادی کو لسانی بنیادوں پر الگ صوبہ بنا کر دینا مقصود ہے، تو کراچی شہر ہی صرف 4 یا 6 صوبوں میں بٹ جائے گا، اور ان صوبوں کی باغ ڈور جن لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی ان سے تو شیطان بھی پناہ مانگے گا۔ تو پھر ہمیں خود ہی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا اور اپنے شہر کا مستقبل کتنی محفوظ یا غیر محفوظ ہاتھوں میں دے رہے ہوں گے۔